नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। उन राजवंशों में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ के थे, अजमेर के चौहान थे दोस्तों। और उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज भी हम दोस्तों आधे टॉपिक में यानी कि आधे वीडियो में हम दोस्तों लगभग जो बात करेंगे वो पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे। और फिर उसके बाद में चलेगा हमारा अगला टॉपिक। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब देखो, हमने अब तक जो हमने बात की थी दोस्तों और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात की थी कि मोहम्मद गोरी ने उनको धोखा दिया। धोखा देने के बाद में उनकी क्या कर दी, मतलब उनके सैनिकों द्वारा सिरसा हरियाणा तक उनका पीछा किया गया और वहाँ पर सरस्वती नामक स्थान पर क्या किया गया, पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। अब जो हमारे आगे जो हम बात पढ़ेंगे दोस्तों वो हमारी है दोस्तों आगे दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों दो ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? पृथ्वीराज राजसो और हम्मीर महाकाव्य। तो पृथ्वीराज राजसो और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार क्या बात है वो देखो। तो ये है हमारा पृथ्वीराज राजसो व हम्मीर महाकाव्य। इसके अनुसार क्या बात है दोस्तों वो देखो आप। इसके अनुसार मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बंधक बनाकर कहाँ ले गया था? गजनी। ये पहुंच गए गजनी। कौन कौन? मोहम्मद गोरी ने क्या किया, बंधक बनाया और पृथ्वीराज को कहाँ ले गया? गजनी में। ठीक है दोस्तों, गजनी में ले जाकर उनको उनकी थोड़ी दोनों आंखें फोड़कर और उनको नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, गजनी में ये क्या कर, तो यहाँ पे हो गए नज़रबंद। ठीक है दोस्तों, तो नज़रबंद होने के बाद में यहाँ पे उनका यानी कि ये कौन सा शहर है? अजमेर। अजमेर से गजनी पहुँच गए। कौन कौन पहुँच गए गजनी? मोहम्मद गोरी और कौन? पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ से इनको पृथ्वीराज तृतीय को नज़रबंद कर दिया गया। फिर अजमेर से पृथ्वीराज तृतीय का जो कवि है दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान है और प्रसिद्ध विद्वान होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा पृथ्वीराज का दोस्त भी है। तो यहाँ से चंद्रबरदाई जाता है कहाँ पे? गजनी में। तो ये चंद्रबरदाई गया गजनी और वहाँ पे क्या करता है दोस्तों, वहाँ पे एक प्रतियोगिता खेली जाती है दोस्तों और वो था निशाना लगाने की प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रतियोगिता में शामिल होता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय भी शामिल होता है, क्योंकि वो आंखों से देख नहीं पाता है लेकिन फिर भी वो इस प्रतियोगिता में शामिल होता है। तो ये प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लो ये अगर सेट है पूरा और इस सेट के यहाँ पे इस जगह बैठा है कौन? इस जगह बैठा है अपना मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी बैठा है। तो यहाँ से ये है दरबार। इस दरबार में जब ये आते हैं कौन? चंद्रबरदाई। ये हो गया चंद्रबरदाई और ये है अपना पृथ्वी और पृथ्वी तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय को चंद्रबरदाई क्या है? कवि है। तो एक कविता के माध्यम से ये बताता है कि जो गोरी है वो उनसे किस दिशा में और कहाँ पर बैठा है। तो उनको एक कविता के माध्यम से दिशा और उनका जो बैठने का स्थान है एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है चंद्रबरदाई। तो यहाँ से एक कविता बोला इसको पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने निशाना साधा। निशाना साध के और पृथ्वीराज ने क्या किया, अपने बाण से सीधा गोरी पे अटैक करता है और गोरी वहाँ पे मारा जाता है गजनी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय को और चंद्रबरदाई को वहाँ पे मार दिया जाता है दोस्तों। ये बात है इसमें। तो हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज राजसो के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज गजनी में क्या करता है? मार देता है। कैसे? अपने बाणों से। ठीक है, तो शब्दभेदी बाण बोल सकते हैं उनको, शब्दभेदी बाणों से मार देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब कुछ है दोस्तों। तो इनकी जो थ्योरी है वो आपको मैं PDF के थ्रू दे दूंगा, तो उसकी आप टेंशन करना मत, आप सिर्फ यहाँ पे समझने का काम करो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे देखो,
अब पृथ्वीराज तृतीय को कुछ उपाधियां दी गई है, वो देख लो क्या उपाधि दी गई है और किसने दी है वो देखो। तो दोस्तों संयोगिता के पिता का नाम क्या है? जयचंद गहड़वाल, पता है आपको। और जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज तृतीय को कौन सी उपाधि दी है? दल पुंगल। कौन सी दोस्तों? दल पुंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पृथ्वीराज तृतीय को जयचंद गहड़वाल द्वारा दल पुंगल, दोस्तों कौन सा? दल पुंगल, ये ध्यान रखना, दल पुंगल की क्या दी गई? की उपाधि दी गई। अब देखो इस दल पुंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस दल पुंगल का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता इसका मतलब होता है। इसको एक उपाधि और दी गई दोस्तों, कौन सी? इसको पिथौरा, राय पिथौरा की उपाधि दी गई दोस्तों। कौन सी? राय पिथौरा की उपाधि भी दी गई। किसको? पृथ्वीराज को। कारण दिल्ली में, सॉरी, इसने क्या किया था दोस्तों? इसने पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था दोस्तों। तो उसकी भव्यता के कारण इसको राय पिथौरा की भी क्या दी गई थी दोस्तों? उपाधि। यहाँ तक आ रहा है बिल्कुल समझ में? और ये पिथौरागढ़ कहाँ पर है दोस्तों? वो दिल्ली में, जो किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हमारे पास में है पृथ्वीराज जो तृतीय है, इसके पृथ्वीराज तृतीय के जो प्रमुख विद्वान हैं वो देखो आप। तो पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 विद्वान थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका खास था दोस्तों वो था चंद्रबरदाई। और ये चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। क्या दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। तो ये हो गया पृथ्वीराज रासो। दूसरा इनका जो दरबारी विद्वान था, एक था जय नायक भट्ट। जय नायक भट्ट, इसने लिखा था पृथ्वीराज विजय। ये हो गया पृथ्वीराज विजय। और जो इनका तीसरा जो कवि था दोस्तों, विद्यापति गौड़। विद्यापति गौड़। आगे है दोस्तों जनार्दन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इसका जो लास्ट है दोस्तों, जो सबसे आखिर में आया था पृथ्वीराज के पास में, वो था दोस्तों वागीश्वर। और दोस्तों ये जो 3 कवि थे, विद्यापति गौड़, जनार्दन और वागीश्वर, ये खास कवि नहीं होकर और कभी कभार वाले जैसे जो नॉर्मल आते हैं दोस्तों वो है। और जो चंद्रबरदाई और जय नायक भट्ट है दोस्तों, उनकी खास थे और खास मित्र भी थे दोस्तों। ये है, ये पूरी स्टोरी हो गई अपनी इनके दरबारी विद्वानों की। ठीक है दोस्तों, तो अब इनके एक निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निर्माण कार्य में हम देखो आप क्या क्या है। ये है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य की सबसे पहले बात करें तो दोस्तों दिल्ली में क्या बनवाया इसने? दिल्ली में बनवाया है पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, गढ़। अजमेर में क्या करवाया दोस्तों? वो देखो, अजमेर में जो विद्यालय थी दोस्तों, कौन सी? सरस्वती कंठाभरण। उस विद्यालय में क्या करवाया दोस्तों? साहित्य अकादमी विभाग की स्थापना करवाई। किसमें? सरस्वती विद्यालय में। सरस्वती विद्यालय में क्या करवाया? साहित्य अकादमी विभाग की स्थापना। ठीक है दोस्तों, एक काम तो ये कराया। दूसरा, इसी विद्यालय में
जो विषय थे उन विषयों को बढ़ाकर क्या किया, 85 कर दिए गए। तो विषयों को बढ़ाकर कितने हो गए दोस्तों, 85 कर दिए गए, 85 कर दिए गए। ये था, ये सरस्वती विद्यालय में काम था कि सरस्वती विद्यालय में सबसे पहले क्या किया गया, साहित्य अकादमी विभाग की स्थापना की गई और विषयों को बढ़ाकर अब 85 कर दिए गए। ये था इम्पोर्टेंट काम। इसके अलावा दोस्तों इस विद्यालय में क्या क्या खास बात है वो देखो आप, इस विद्यालय को और क्या क्या खास बात मिली। अब अगर दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं उस ज़माने में मतलब अजमेर में अगर इस विद्यालय में साहित्य अकादमी विभाग की स्थापना हो रही है और विषयों को बढ़ाकर अगर 85 कर दिया जाता है दोस्तों, यानी कि कर दिए थे, तो इसके बाद में दोस्तों ये जो विद्यालय था सरस्वती विद्यालय वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा विद्यालय बन चुका था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ही लिख दूँ मैं, यह विद्यालय उत्तर भारत का सबसे बड़ा विद्यालय बन चुका था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब इसके बाद में दोस्तों जो ये हम इसकी बात करें, एक बार मोहम्मद गोरी की एक दो बात और कर लेते हैं यहीं पर ही, जो साथ में ही चल रही है अपनी। देखो आप यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। देखो आप आगे देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है दोस्तों, किसमें, वो ही कौन से ग्रंथ है अपने, उन ग्रंथों का अगर मैं नाम लेऊँ तो दोस्तों वो ग्रंथ कौन से हैं, वही अगर बात करें पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज राजस्व। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार ऐसा बताया गया दोस्तों कि जो तराइन का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के पहले पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में 21 बार युद्ध हुए और 21 के 21 बार ही क्या किया गया, पृथ्वीराज तृतीय ने उसको हरा कर और मतलब हरा दिया गया था। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 21 बार हराया था, ऐसा बताते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में तराइन का युद्ध बाद में लड़ा गया। तो तराइन के युद्ध से पहले क्या हुआ था, 21 बार युद्ध हुआ था। एक तो ये बात बताई गई इस पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार। तो यहाँ एक बार फटाफट लिख देता हूँ दोस्तों कि पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार जो है क्या है दोस्तों, तराइन के युद्ध से पहले क्या हुआ था, तराइन के युद्ध से पहले पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गोरी के बीच में 21 बार युद्ध हुए। पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बीच कुल 21 बार युद्ध हुए, कुल 21 बार युद्ध लड़े गए तथा हर बार पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई, तथा हर बार पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, ये है, कुल 21 बार युद्ध लड़ा गया और हर बार पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है दोस्तों। अब है दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये अपने मोहम्मद गोरी है, वो जब मतलब पृथ्वीराज तृतीय से लड़ने से पहले वो कहाँ पर मतलब लड़ा था, तो देखो आप, मोहम्मद गोरी जब भारत आया था दोस्तों उस समय 1178 ईस्वी था और उस 1178 ईस्वी में आबू तथा अहिलवाड़ा का एक युद्ध लड़ा गया और वो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों मूलराज सोलंकी के खिलाफ। तो उस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार मिलती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दोस्तों, तराइन के युद्ध से पहले, ये भी तराइन के युद्ध से पहले की बात है, तराइन से पहले क्या किया गया था दोस्तों, आबू तथा अहिलवाड़ा युद्ध, आबू तथा अहिलवाड़ा युद्ध में मूलराज सोलंकी ने युद्ध में 1178 ईस्वी है दोस्तों, 1178 ईस्वी में
कौन दोस्तों? मूलराज सोलंकी। क्या करता है दोस्तों मूलराज सोलंकी? मूलराज सोलंकी ने क्या किया? मोहम्मद गोरी को हराया। मोहम्मद गोरी को हराया। अब दोस्तों कई जो बुक्स हैं उनमें ऐसा भी बताते हैं कि मोहम्मद गोरी की एक भी बार हार नहीं हुई थी, सिर्फ इस तराइन के प्रथम युद्ध से पहले। तो वो सब कुछ गलत है। वहाँ इससे पहले भी दोस्तों आबू तथा अहिलवाड़ा का एक युद्ध था। उस आबू और अहिलवाड़ा के युद्ध में दोस्तों ये है मूलराज सोलंकी के खिलाफ जो लड़ा गया था दोस्तों, उसमें मोहम्मद गोरी की क्या होती है? हार होती है। तो इसके पहले भी अब दोस्तों जो मोहम्मद ये जो पृथ्वीराज है वो क्या था? पृथ्वीराज इस ज़माने का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। तो यहाँ लिख दूँ पृथ्वीराज क्या था? पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। ऐसा बोलते अंतिम हिंदू सम्राट भी कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज को ये 3 चीज़ यहाँ पे जानने को मिली दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों एक छोटी सी बात और बता दूँ कि जो तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वीराज को जो तराइन का प्रथम युद्ध है, उस प्रथम युद्ध में एक तो पृथ्वीराज का बहनोई और मेवाड़ का जो शासक था समर सिंह, उन दोनों ने क्या किया था? उसका सहयोग किया था। लेकिन अब जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध आता है, इस द्वितीय युद्ध में किसने साथ दिया? देखो ये आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का साथ किसने दिया दोस्तों? वो दिया गोविंदराज ने। किसने दोस्तों? गोविंदराज ने। और ये गोविंदराज था कहाँ का? तो दोस्तों ये गोविंदराज जो था वो दिल्ली का उस समय शासक था। अब अगर हम बात सुनिए, यहाँ देखो, पहले यहाँ देख लो आप, तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली का शासक कौन है दोस्तों? दिल्ली का शासक गोविंदराज ने पृथ्वी का साथ दिया। आ रहा है दोस्तों एकदम समझ में? और दोस्तों अगर यहाँ से एक छोटे से फैक्ट की बात करूँ तो इत्तेफाक की बात समझ लो आप, चाहे कैसे बात समझ लो, जो पृथ्वीराज तृतीय का जो बेटा था उसका नाम भी क्या था दोस्तों? गोविंदराज। और उसके भाई का नाम था हरिराज। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि जो मोहम्मद गोरी है वो यहाँ पर शासक किसको बना देता है? पृथ्वीराज के बेटे को, यानी कि गोविंदराज को। गोविंदराज जब वहाँ पर शासन करता है दोस्तों, तो उसका जो चाचा यानी कि हरिराज है, हरिराज क्या करता है? गोविंदराज को हरा देता है। और गोविंदराज क्या करता था दोस्तों? वहाँ से सीधा रणथंभौर के लिए पहुँच जाता है। और रणथंभौर आकर रणथंभौर में क्या करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। अब देखो आप, यहाँ तक आ रही है एकदम समझ में बात? अब देखो इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में इतना सा दोस्तों, मोहम्मद गोरी जो है वो अजमेर का जो उत्तराधिकारी है दोस्तों, वो किसको बना देता है? गोविंदराज को। गोविंदराज कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज का बेटा। ठीक है, वहाँ पर उसको उत्तराधिकारी बनाकर वो चला जाता है। और जब पीछे से क्या होता है? हरिराज उसको, अब देखो मैं यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर दूंगा कैसे क्या होता है। ये अजमेर है और अजमेर में क्या होता है दोस्तों? अजमेर में अपॉइंट कर देता है कौन? गोरी। ये गोरी अपॉइंट करता है किसको? गोविंदराज को। गोविंदराज। और ये गोविंदराज वो वाला गोविंदराज नहीं है दोस्तों दिल्ली का शासक। ये कौन सा गोविंदराज है? जो पृथ्वीराज का बेटा होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ गोविंदराज अपॉइंट हो जाता है। इस गोविंदराज को इसका चाचा यानी कि पृथ्वीराज का भाई, क्या नाम है दोस्तों? हरिराज। हरिराज क्या करता है? यहाँ से इसको पराजित करता है। पराजित करने के बाद में कहाँ पहुँच जाता है गोविंदराज? गोविंदराज पहुँच जाता है रणथंभौर। और रणथंभौर में आकर ये क्या करता है दोस्तों? रणथंभौर आकर ये चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चौहान वंश की स्थापना करेगा रणथंभौर जाकर। अब इस समय हरिराज जो है वो पहुंच अजमेर पर, क्या उसका राज रहता है अजमेर पर। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है।
अजमेर पर अटैक कौन करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या किया? इस पे अटैक किया। अटैक करके यहाँ का शासक कौन बन गया? ऐबक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर शासन करने के बाद दोस्तों क्या, वो जो सरस्वती कंठाभरण विद्यालय है उसको ऐबक क्या कर देता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बना देता है इसके बाद में दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार, और वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो राजस्थान की पहली मस्जिद है। ये भी आपके इतिहास का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखो दोबारा, गौरी क्या करता है? अजमेर में अपॉइंट कर देता है किसको? गोविंदराज को। गोविंदराज कौन है दोस्तों? वो पृथ्वीराज का बेटा है। लेकिन गोविंदराज को हरिराज पराजित करता है, और हरिराज कौन है? पृथ्वीराज का भाई था। हरिराज गोविंदराज को पराजित कर देता है, तो गोविंदराज यहाँ से रणथंबोर जाकर और रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करता है दोस्तों। ठीक है, हरिराज को कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? हरा देता है, यानी कि पराजित कर देता है, और अजमेर पर अपना अधिकार कर लेता है। यह होता है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अब आगे, और अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो रणथंबोर के चौहान पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो अजमेर क्या, तो अजमेर का यहीं तक की सफ़र था। और अब मिलते हैं दोस्तों रणथंबोर में। रणथंबोर में कौन गया हुआ है दोस्तों? गोविंदराज। और गोविंदराज ने वहाँ जाकर क्या किया वो देखो। तो अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, और अब हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा रणथंबोर के चौहान। सबसे पहली जानकारी कि रणथंबोर में चौहान वंश की जो स्थापना करने वाला शासक है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों, संस्थापक बोल दो या संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों? अपने गोविंदराज। और इस गोविंदराज ने कब की दोस्तों? तो ये की है 1194 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों जो यहाँ का, अब ऐसे तो खूब सारे शासक दोस्तों, एक एक को पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम रणथंबोर के चौहान में जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा है दोस्तों उसमें हम बात करेंगे दोस्तों। तो वो बात करेंगे हम किसकी? हमीर देव चौहान। ठीक है दोस्तों, इसकी हम मोस्टली बात करने वाले हैं। हटीला राजा। ठीक है दोस्तों, कौन सा राजा है दोस्तों? हटीला। इसने क्या किया दोस्तों? इसके पहले अगर हम बात करें 1250 से लेकर 1282 का जो सन है दोस्तों, इसमें हमीर देव चौहान के पिताजी, क्या नाम है दोस्तों? जेत्र सिंह ने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था। उसके बाद में जेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है, और फिर यहाँ पर गद्दी पे कौन बैठता है दोस्तों? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान की हम पूरी चर्चा करेंगे और वो किस प्रकार से फेमस था। अब देखो आप, तो इसका सबसे पहले आप शासनकाल देख लो। 1282 के बाद में इसका हो जाएगा 1301 तक, ये तो इसका हो जाएगा शासनकाल। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हम बात करेंगे, पिता का नाम आप जानते हो क्या है? जेत्र सिंह। माता का नाम देख लो आप, तो यहाँ पे दोस्तों माता है हमारी हीरा देवी, और पिता तो पता ही है जेत्र सिंह। पत्नी थी दोस्तों इनकी कौन सी? रंग देवी। उपाधि कौन सी थी दोस्तों? हटीला राजा। एक बार जो हट कर लिया दोस्तों तो वो जिंदगी भर रहेगी। तो हटीला राजा, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो इसने किसी की भी नहीं सुनी। और इन्होंने जो दोस्तों जो प्रसिद्ध क्या लिखा है? एक ग्रंथ भी लिखा है, और वो ग्रंथ क्या है दोस्तों? श्रृंगार। क्या है दोस्तों? श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार है दोस्तों? श्रृंगार हार बोलते हैं इसको। इसमें क्या लिखा है? श्रृंगार हार लिखा है। अब अगर हम कवि की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो कवि था इनके दरबार का, वो क्या नाम था दोस्तों इसका? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों विजयादित्य।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, विजयादित्य, जो इनके आश्रित कवि थे। ठीक है दोस्तों, आश्रित कवि के बाद में जो इनके गुरु थे दोस्तों, वो गुरु कौन थे? गुरु दो जगह आएंगे दोस्तों इस गुरु का नाम। इनका नाम था राघव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राघव। राघव वो चेतन वाला नहीं है दोस्तों, ये कौन सा चेतन, ये राघव चेतन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी देव था, तो यहाँ पे राघव देव। और राघव चेतन किसका है दोस्तों, वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इनकी माता का नाम था हीरा देवी और पत्नी का नाम था रंग देवी। उपाधि इसको हटीला राजा की मिल रखी थी। गुरु था इनका राघव देव। ग्रंथ इन्होंने लिखा है वो है श्रृंगार हार। और आगे जब हम बात करें तो इनके आश्रित कवि की बात करें दोस्तों, तो वो है विजयादित्य। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप इसको एक बार मैं इसको इरेज करूँगा दोस्तों। अब पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके पहले एक छोटी सी बात बता दूँ यहाँ पे इसका जो शासनकाल है जेत्र सिंह का, वो कितना है दोस्तों, 32 साल। ठीक है, हम्मीर देव चौहान ने इन रणथंभौर जो दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पे इस रणथंभौर दुर्ग में क्या करता है, 32 खंभों की छतरी बनाता है। किसके लिए, इनके पिताजी की स्मृति के लिए। और वो 32 खंभों की छतरी क्या होती है, क्या कहलाती है दोस्तों, न्याय की छतरी। अगर आपकी क्वेश्चन ये आता है कि न्याय की छतरी किसने बनवाई, तो दोस्तों उसका आंसर भी आपको हमीर देव चौहान ही देना है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई दोस्तों, तब भी आपको आंसर देना है हमीर देव चौहान। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों इन्हीं के साथ में एक छोटी सी जानकारी और दे दूं दोस्तों, वो क्या है, वो देखो आप, दरबारी विद्वान। तो कौन कौन से दोस्तों, दरबारी विद्वान। जो पहला था दोस्तों उसका नाम था कैलाश अमृत। और कैलाश अमृत ने क्या लिखा है दोस्तों, प्रबंध। कौन सा प्रबंध, वो लिखा है हमीर प्रबंध। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों कैलाश अमृत। और कैलाश अमृत ने कौन सा लिखा है दोस्तों, हमीर प्रबंध। हमीर प्रबंध। अब है दोस्तों जोधराज। क्या नाम है दोस्तों अगले वाले का, जोधराज। और इसने लिखा है दोस्तों हमीर रासो। जो तीसरा हमारा दरबारी विद्वान है दोस्तों, क्या नाम है उसका, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। इसने क्या लिखा है दोस्तों, हमीर महाकाव्य, जिसकी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे है दोस्तों हमीर महाकाव्य। और जो चौथे नंबर का है दोस्तों, वो देखो आप, कौन है, चंद्रशेखर। और इसने क्या लिखा है दोस्तों, हमीर हट लिखा है इसने, हमीर हट। यह हो गए दोस्तों 4 विद्वान कवि। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो की लंबाई को देखकर दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यह हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, तो ये आप कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। और ज़रूरी सूचना ये है, अगर किसी भी स्टूडेंट को पटवार से रिलेटेड लिखित नोट्स चाहिए, जिसमें पूरा PDF जो है वो खैर मैं इसके साथ में अटैच कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से PDF चाहिए तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे अपने WhatsApp नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।